हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशीन डिज़ाइन जो कि मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। चैप्टर 1 के पार्ट 2 की वीडियो चल रही है इस टाइम। तो हम वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे डिजाइनर के आवश्यक गुण, यानी अच्छे डिजाइनर में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो हमारा नंबर 1 पे आता है कल्पनाशीलता, यानी इन्वेंटिवनेस। इसमें क्या होता है, काल्पनिक काम क्या आता है, दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए नई तथा उपयोगी विचारों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक डिजाइन काल्पनिकता होना जरूरी है। ठीक। अगर हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 का गुण कौन सा होना चाहिए, इंजीनियरिंग विश्लेषण, यानी इंजीनियरिंग एनालिसिस, यानी डिजाइनर में दिए गए अंग, पार्ट्स यानी कार्यविधि मेथड अथवा निकाय यानी सिस्टम की इंजीनियरिंग सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण एनालाइजिंग करने की योग्यता होनी चाहिए अच्छे डिजाइनर में। ठीक है दोस्तों। अब आगे की बात करें, नंबर 3 हमारा गुण आता है इंजीनियरिंग ज्ञान। इंजीनियरिंग ज्ञान मतलब समझ लो, डिजाइनर को पदार्थ की यांत्रिकी, द्रव की सामर्थ्य, शुद्ध गतिकी, स्थैतिक गति विज्ञान आदि विषयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये अच्छे डिजाइनर की विशेषता है। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 यानी सुधारवादी, उत्पादन की कार्यकारी दशाओं में व्यवहार मूल समस्याओं तथा शिकायतों आदि का योगपूर्ण तथा तर्कपूर्ण तरीके से समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए अच्छे डिजाइनर में। ठीक है दोस्तों। नंबर 5 की बात करें तो क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए। डिजाइनर को गणित के नियम तथा फॉर्मूल का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छे डिजाइनर की विशेषता चल रही है। अब आते हैं निर्णायक, नंबर 6 पे। निर्णायक है, सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी रखते हुए अनिश्चितता की स्थिति में भी निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए अच्छे डिजाइनर में। नंबर 7 पे आता है निर्माण विधियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। एक डिजाइनर को नई निर्माण विधियों की पूर्ण जानकारी तथा उनकी सीमाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। द्वितीय आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नंबर 8, ये लास्ट है हमारा, संप्रेषण योग्यता। एक अच्छे डिजाइनर संप्रेषण योग्यता भी होनी चाहिए। डिजाइनर को अपनी बात को लिखित रूप में ग्राफ के माध्यम से तो मौखिक रूप से स्पष्ट समझाने पाने की योग्यता होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि आप अच्छे डिजाइनर हो तो आपको ग्राफ पर उसका फोटो या स्केच बनाकर भी समझा सकते हो या मौखिक रूप से भी समझाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप ग्राफ से तो समझा दें और बोलने में आप हिचकिचा रहे हो, तो एक अच्छे डिजाइनर नहीं हो आप। अच्छे डिजाइनर तभी होंगे जब दोनों में पास हो जाओगे, ग्राफ से भी समझा सकते हो और मौखिक से भी। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अगला क्वेश्चन आता है स्ट्रेस, यानी प्रतिबल। अब प्रतिबल क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लिया ये हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है दोस्तों, जैसे बॉक्स है ये हमारा कोई बॉक्स बन गया। अब मान लीजिए इसमें हमने गोले काट दिए, बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स बन गया, अब इसको हमने बीच में से कट कर दिया, कट तो कर दिया। अगर हमने इस पर पी फोर्स लगाई इधर से भी और इधर से भी पी फोर्स लगा दिया, इधर से इधर की तरफ खींच रहा है, इधर से इधर की तरफ खींच रहा है, इसे जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। अब हमने इसे दो सेक्शन में काट दिया। जैसे मान लो एक सेक्शन ये रहा हमारा, एक सेक्शन ये रहा। अब हमने भी काट दिया। अब इधर से पी फोर्स खींचेगा बल इधर और इधर की तरफ ये पी फोर्स खींचेगा बल। ठीक है। अब इसमें जो बल उत्पन्न हो रहा है, जो इसमें आकर्षण बल उत्पन्न, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से, इसमें ये समझा गया है। देखो कलर दूसरी तरफ बताता हूँ। जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, ये एरिया जो लिखा है इस पर, ये वाला, ये दोनों बल कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ आई एफ होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल। आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन समझते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन दिखाते हैं, समझते हैं आपको। स्ट्रेस यानी प्रतिबल। प्रतिबल होता क्या है, देखिए, किसी पदार्थ के अणुओं यानी पार्टिकल्स द्वारा बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न किया जाता है उसे प्रतिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो अभी हमने दो बॉक्स बनाए थे, जैसे एक इधर एक इधर बॉक्स बनाया था, जो जो यहाँ वाला उत्पन्न है वही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेचिंग प्रतिबल बोलेंगे।
आंतरिक प्रतिरोधी वाले स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये नोट, ये एक्स्ट्रा फैक्ट दे दूंगा मैं। नोट, ये एक टेंसर क्वालिटी होती है, टेंसर राशि होती है, क्वांटिटी यानी। ठीक है, जैसे इमेजिनरी परिणाम हो तो डायरेक्ट दिशा होती है। ठीक है, और अदिश राशि कौन कौन सी होते हैं? जहाँ में दिशा की जरूरत, दिशा ना होते परिणाम हो वो तो होती है अदिश राशि, और जहाँ में दिशा हुए परिणाम हुए वो होते हैं सदिश राशि, वेक्टर राशि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अगला क्वेश्चन आता है शियर स्ट्रेस, यानी कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? कर्तन बल के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिबल कर्तन प्रतिबल कहलाता है, यानी कर्तन बल के विरुद्ध उत्पन्न कर्तन प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है, ये आप देख सकते हो, शेयर फोर्स एरिया एफ एस अपॉन ए, इसकी क्या होते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करें नमन प्रतिबल यानी बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? नमन प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस, जब किसी धरन बीम पर बाहर से अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्सन भार कार्य करता है तो धरन का नमन बेंड होता है, जिसके विरुद्ध पदार्थ के अंदर से उपजे प्रतिबल नमन प्रतिबल कहलाते हैं। ठीक है, इसका होता है डेल्टा वी माई अपॉन आई इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्या है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी प्रतिबलों के प्रकार। ठीक, तो हमारा नंबर होगा टेंशन स्ट्रेस यानी तनाव प्रतिबल। तनाव प्रतिबल क्या होता है? तनाव प्रतिबल होता है तनन बल के विरोध में उत्पन्न होने वाला प्रतिबल तनन प्रतिबल कहलाता है। सीधी बात है, डेल्टा टी बराबर टेंशन फोर्स अपॉन एरिया, इनके पर न्यूटन प्रति मीटर होती है। जैसे जो हमें कोई सेक्शन मान लो, यहाँ पर टी फोर्स लगाएंगे, हम कोई खींचेंगे टी से तो तनाव उत्पन्न होगा, तनन प्रतिबल कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें नंबर 2 पे। नंबर 2 का तुम्हारा कंपैरिजन स्ट्रेस संपीड़न प्रतिबल। अब संपीड़न प्रतिबल क्या होता है? संपीड़न बल के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं, यानी डेल्टा सी अपन कंपन फोर्स अपने एरिया इनसे पौने भी यूज किया। जैसे हमने मान लीजिए कि बॉक्स जहाँ पे फिक्स कर दो, ठीक है, वहाँ पर कुछ जहाँ पे सी फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेस होगा तो न्यू हो जाएगा, देखो न्यू। ठीक, तो ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नंबर 4 बात हमारा नंबर 5 सॉरी यार नंबर 2 5 कैसा है डायरेक्ट? तीन चार प्रतिबलों के प्रकार, सीधे प्रतिबल डायरेक्ट स्ट्रेस, और यहाँ पे आ गया ये कोई नहीं, पर देखते हैं क्या होता है, हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ते रहो उसमें क्या। सीधे प्रतिबल यानी डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होती है? जब किसी अवयव पर अक्षीय भार एक्सियल लोड या उत्केंद्रित भार डायरेक्शन लोड क्रिया करते हैं तो अवयव में नमन प्रतिबल के साथ साथ तनाव तथा संपीड़न के प्रतिबल भी उपजते हैं, जिन्हें सीधे प्रतिबल यानी डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन से आप याद रख सकते हो डायरेक्ट स्ट्रेस। अब आती है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है तो समझिए इसको। लॉन्गिट्यूड अनुदैर्घ्य विकृति विकृति आप देख सकते हो। लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन चेंज इन डायनेमिक चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन चेंज इन लाइफ चेंजेस लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन के अनुपात तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही हम अनुदैर्घ्य विकृति या रेखीय विकृति कहते हैं। ठीक है, इसे ऐसे समझ सकते हैं आप। नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 की बात है हमारा लेटरल स्ट्रेन ट्रांसवर्स स्ट्रेन यानी पार्श्व विकृति या अनुप्रस्थ विकृति। चेंज इन डायमीटर और ओरिजिनल डायमीटर यानी पार्श्व विकृति के डायमीटर में बदलाव और पार्श्व विकृति के डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर के अनुपात है हम पार्श्व विकृति कहेंगे, यानी ठीक है डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करें तो आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या होती है हमारी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है किसी ठोस पर यदि सभी दिशाओं से कुछ बल लगाया जाए तो उसके आयतन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, जिसे आयतन विकृति कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो आता है सुरक्षा गुणांक, जो कि हमारा लास्ट और फाइनल है इस लेक्चर का। सुरक्षा गुणांक फैक्टर सेफ्टी यानी क्या होती है? सुरक्षा गुणांक अवयव द्वारा सहन किए गए अधिकतम भार
अल्टीमेट लोड एवं अनुज्ञेय भार यानी प्रेषित लोड के अनुपात को कहते हैं। सुरक्षा ग्रहण एफओएस होता है, ठीक है। सुरक्षा ग्रहण एफओएस होता है अधिकतम भार बट्टे अनुज्ञेय भार। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये हम कल पढ़ेंगे सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और भी लेक्चर में कुछ पढ़ेंगे कल। तो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।